जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारा एसएससी सीजीएल प्रीवियस पेपर इंग्लिश का जो सेट है इसका 10वां नंबर सेट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला आपका एंटोनिम बताना है और वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल का एंटोनिम बताना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्रूगल का मतलब क्या होता है। फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी, वो पर्सन जो अपने पैसे को या टाइम को इकोनॉमिकली खर्च करता है, फालतू में अपने पैसे कहीं भी खर्च नहीं करता है, उसे आप कंजूस हालांकि बोल सकते हैं। और इसका सिनोनिम हो सकता है आपका इकोनॉमिक। इकोनॉमिक हो जाएगा, थ्रिफ्टी हो जाएगा, इकोनॉमिकल भी हो जाएगा और इसमें एल लगा देंगे तो ठीक। तो इसमें दिया है कि जो नीचे आपका ये सेंटेंस दिया गया, सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जो फ्रूगल का एंटोनिम है। तो इन वर्ड्स को 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। प्राइसेज, एकोमोडेशन, प्रेजेंट, एक्स्ट्रावेगेंट। प्राइस की मतलब होती है कीमत, मूल्य। एकोमोडेशन का मतलब होता है आवास, जहाँ पे आप रहते हैं, रेसिडेंस बोल सकते हैं आप। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब है फिजूल खर्ची, जो जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करता हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम एक्स्ट्रावेगेंट का फिजूल खर्ची हो गया, यहाँ पे मितव्ययी कम खर्च करने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से किसका जो मीनिंग है, स्पेलिंग है, वो गलत है। हॉर्टिकल्चर, देखिए हॉर्टिकल्चर बिल्कुल सही है। हॉर्टिकल्चर का मतलब साइंस ऑफ प्लांटिंग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बागवानी। इग्निशन में देखिए आपका यहाँ पे IGNI नहीं होता है, IGNITION होता है। इग्निशन का मतलब है आग जलाने की क्रिया। जब आप आग जलाते हैं किसी चीज को, सेट ऑन फायर, ठीक है। और इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, देखिए इग्निशन का सिनोनिम आपका हो सकता है कंबसन, इसका ही मतलब आग जलाना होता है। ब्लेजिंग, बर्निंग, ठीक है। या किसी भी चीज में आग लगाना है, ये यहाँ पे आपका गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। सी जो है कॉपुलेट का मतलब होता है, कॉपुलेट का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। हैव सेक्सुअल ठीक है। पोर्शन का मतलब होता है आपका हिस्सा, पोर्शन का मतलब है पार्ट। तो कहाँ थे, पोर्शन, पोर्शन का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन सेगमेंट है इस सेंटेंस में, आई विल नॉट गो आउट इफ इज रेनिंग। तो इज रेनिंग के बदले इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, आपको सब्स्टिट्यूट बताना है। देखिए आई विल नॉट गो आउट, आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे। जो पहला कंडीशनल सेंटेंस होता है 0, 1, 2, तो पहला जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें
फ्यूचर और प्रेजेंट इंडिफिनिट का कॉम्बिनेशन बना जाता है। एक काम पर दूसरा काम निर्भर होता है। जैसे देखिए, आई विल नॉट गो आउट इफ, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना होके प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, तो इफ इट रेन्स हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इफ क्लॉज जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, और जो मेन जो क्लॉज होता है वो आपका हो जाता है सिंपल फ्यूचर में, पर यानी प्रेजेंट फ्यूचर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में भी आपको सब्स्टिट्यूट बताना है। प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच। तो यहाँ पे गेट ऑफ माई काउच जो वर्ड है, इस ये गलत है। अगर गलत तो आप इन 3 ऑप्शन में से बताएं कौन सा सही होगा, और नहीं गलत है तो फिर आप नो सब्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो गेट ऑफ माई काउच, तो गेट के साथ सिंगल वाला ऑफ नहीं होता है, डबल एफ वाला ऑफ होता है। तो गेट ऑफ माई काउच, कुत्ते को बोलो कि मेरे काउच से हट जाए, उतर जाए। गेट ऑफ मतलब किसी चीज से उतरना, वहां से हटना, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गेट ऑफ माइन ये नहीं होगा, देखिए, क्योंकि माइन के बाद नाउन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और बताना है कि इनमें से कौन से पार्ट में एरर लाई करता है। आई फेल asleep while आई रीड द बुक। चलिए, जब एक काम जो है प्रोसेस चल रहा होता है और उसके दौरान कोई घटना घटती है तो वहां पे वाइल का यूज करते हैं, और मोस्टली कंटिन्यूअस टेंस में होता है यहाँ पे। जैसे कि देखिए, आई फेल asleep while आई रेड द बुक नहीं होगा यहाँ पे। जो आई रेड वाला ऑप्शन नंबर बी जो है वो, इसमें जो आई रेड है उसमें आई वाज रीडिंग। ठीक है, वाइल आई वाज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं सो गया। तो पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, सो गया। एक काम चल रहा होता है उसके बीच में दूसरा कोई काम हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे आई फेल asleep, अब यहाँ से पता चलता है कि पास्ट टेंस में है, मैं सो गया जब मैं पढ़ रहा था। तो आई वाज रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस चल रहा है और इस बीच में एक छोटी सी घटना घटती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। आपको इसमें एंटोनिम बताना है लोनली वर्ड का। लोनली का मतलब है अकेला। दो स्ट्रीट्स आर वेरी लोनली, वो गलियां बहुत अकेली हैं, यानी गलियों में सुनसान है। तो अब आंसर बताना है क्राउडेड, आइसोलेटेड, एम्प्टी, रिमोट। ये क्राउडेड का मतलब होता है भरा हुआ, भीड़, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइसोलेटेड का मतलब है अलग, सेपरेटेड फ्रॉम अदर। यहाँ पे एम्प्टी का मतलब होता है खाली, तो ये इसका तो सिनोनिम हो जाएगा लोनली का। रिमोट का मतलब होता है दूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कंसीव, डिटेक्ट, प्रेडिक्ट, स्टिमुलेट। देखिए, कंसीव का जो वर्ड मीनिंग देखेंगे आप, CONCEI होता है, रिसीव, कंसीव। कंसीव का मतलब होता है किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, अडॉप्ट करना, अपनाना। जैसे दिमाग में कोई चीज फॉर्म करना, क्रिएट करना, माइंड में कोई चीज डेवलप करना। डिटेक्ट का मतलब होता है खोज करना, किसी चीज को पहचानना। प्रेडिक्ट का मतलब अनुमान लगाना। स्टिमुलेट का होता है इनकरेज। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी घटना को होने के लिए इनकरेज करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूशन बताना है। ड्रोव ऑन रैम्पेज, द मूव ड्रोव ऑन रैम्पेज एंड लूटेड सेवरल शॉप्स इन द लोकेलिटी। देखिए, तो ड्रोव ऑन रैम्पेज नहीं होते, गो ऑन रैम्पेज यानी वायलेंट हो जाना। जो मॉब यानी भीड़ थी वो वायलेंट हो गई और बहुत सारी दुकानों को लूट लिया। तो गो ऑन रैम्पेज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए पास्ट टेंस में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वेंट ऑन रैम्पेज हो जाएगा। ठीक है, ऑन द रैम्पेज का ही मतलब होता है आपका टू बिहेव वायलेंटली, यानी वायलेंस क्रिएट करना। बिहेव वायलेंटली। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 9 नंबर में आपको बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है और अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग। मतलब आमतौर पर कुछ गलत करने के लिए, बुरा करने के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। आंसर हम आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्या मतलब समझ लेते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन जो स्ट्रेटजी है, किसी एम को, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो टेक्निक यूज किया जाता है, जो तरीका आप अपनाते हैं, उसे हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। जैसे सीजीएल का मान के चलिए, इंग्लिश के लिए आपको 3 महीने के अंदर किस तरीके से आप पढ़ाई करें ताकि आपका इंग्लिश में बेहतर मार्क्स आए, तो उसके लिए जो आप तकनीक अपनाएंगे, जो तरीका अपनाएंगे, उसे हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्लानिंग, किसी भी काम को करने के लिए आप प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। कंडीशनिंग का मतलब है अडॉप्शन, अनुकूलन। किसी पुरुष को या किसी जानवर को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रहने के लिए जो आप ट्रेन करते हैं, ये उसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं। तो कंडीशनिंग को एक्स्टमिंग बोल सकते हैं। स्ट्रेटजी होता है प्लानिंग, प्लानिंग फॉर अचीव एम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 PQRS है और आपको PQRS का सही सीक्वेंस में बैठाना है। देखिए, तो चलिए हम क्या करेंगे, सारे सेंटेंस को पढ़ लेंगे। पहला ए वाला जो है, आफ्टर ए फ्यू मंथ्स द टू कंट्रीज इंगेज इन द कारगिल वार। Furthermore, a number of violent wars were fought between India and Pakistan in February 1999. During the winter invasion, India and Pakistan signed the Lahore Declaration, which was predicated on peace. D. The engagements were extremely challenging for the Indian Army since they had to fight on rough, rocky terrain. चलिए देखिए, आप जब सी नंबर सेंटेंस पढ़ेंगे, इन फरवरी 99 ड्यूरिंग द विंटर इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण, ठंड में जो आक्रमण पाकिस्तान करता था, तो इंडिया पाकिस्तान ने एक अंडरस्टैंडिंग साइन किया, लाहौर डिक्लेरेशन जिसका नाम रहा। उसमें ऐसा प्रेडिक्ट किया गया कि अब शांति होगी। अब कह रहा है कि आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, इसके कुछ ही महीने बाद, सी के बाद ए हो जाएगा। टू कंट्रीज इंगेज इन द कारगिल वार, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की बात कहा गया, उसके बाद यहाँ पे टू कंट्री आया है। देख रहे हैं, सी के बाद ए आपका होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे तो सी के बाद ए आपका है, तो यहीं से आप आंसर कर सकते हैं, पर आगे और पढ़ लीजिए। देखिए, सी ए, उसके बाद फर्दर मोर ए नंबर ऑफ वायलेंट वार फाउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आगे चल के भारत और पाकिस्तान के बीच और भी युद्ध हुए और द एंगेजमेंट वर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, और ये जो युद्ध था वो काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि इंडियन आर्मी को रफ रॉकी हिल पे लड़ना पड़ रहा था। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, CABD। नेक्स्ट क्वेश्चन
11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर में आपको इडियम का मीनिंग बताना है, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है जस्ट बेयरली, बाल बाल बचना, बिल्कुल हल्के से मार्जिन से बचना। नैरोली अवॉइडिंग समथिंग, जस्ट बेयरली, या एक चीज और होता है STHG का मतलब यहाँ पे समथिंग है, ठीक है। नैरोली अवॉइडिंग समथिंग मतलब बिल्कुल हल्के से मार्जिन से किसी चीज का बच जाना, जस्ट बेयरली बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। जो हमारे दांत की जो स्किन होती है, जो गम्स होते हैं वो काफी पतले होते हैं ना, अगर हल्का सा भी ब्रश अगर ध्यान से नहीं आप करते हैं, जल्दी जल्दी में करते हैं तो लग जाता है और छिल जाता है। तो बहुत पतली सी बारीक सी उनमें, तो जस्ट बेयरली आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि 12 नंबर में आपसे पूछा गया है, सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनमें से किस पार्ट में एरर लाई कर रहा है आपको बताना है। आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम बीइंग रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। देखिए, और ये जो पार्ट बी देखेंगे आप, यहाँ पे आई एम बीइंग रियली बिजी नहीं होगा, आई एम रियली बिजी, सिंपली एक्टिव वॉइस में। ये बीइंग के बाद ये मतलब स्ट्रक्चर ही गलत है ना, बीइंग तो ऐसे यूज होता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा आई एम रियली बिजी, ठीक है, आई एम रियली बिजी। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस और लेजीनेस। किसी काम को पोस्टपोन कर देना, काम को कल पे टाल देना, खास करके जब आप आदत हो आपको केयरलेसनेस की, लेजीनेस की, आपके अंदर आलस हो, आपकी मतलब लापरवाही हो, आप हमेशा काम को टालते हैं। मतलब काम करने से लोग जो बचते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्रोक्रास्टिनेट, यानी टाल मटोल करना। प्रोक्रास्टिनेट हो जाता है वन वर्ड इसका, किसी काम को टाल देना, करने से मना करना, लेजीनेस शो करना, ठीक है। तो प्रोक्रास्टिनेट होता है इसका मतलब टाल मटोल करना। बाकी के ऑप्शन देखिए, एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेटर सबको पता है, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, तो किसी चीज के गति को, डिग्री को हाई करना, बढ़ाना, एक्सेलरेट बोलते हैं। लासिरेट का मतलब होता है कटना, कट करना, काटना किसी चीज को, मोस्टली फ्लेश, मांस या स्किन को। लासिरेट मतलब काटना, चीरना, फाड़ना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्यूपरेट, रिक्यूपरेट का मतलब होता है स्वस्थ होना, किसी बीमारी से, किसी चोट से, घाव से, इंजरी से पुनः ठीक होने को बोलते हैं रिक्यूपरेट, गेट वेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर आपको बता रहा है, एंटोनिम बताना है। इसमें वर्ड है सेल्डम, सॉरी एंटोनिम बताना है सेल्डम वर्ड का। सेल्डम हैड ही बीन सो जॉयस इन अदर्स हैप्पीनेस, शायद ही ऐसा कभी हुआ हो जो दूसरे की खुशी में खुश हुआ हो। तो यहाँ पे सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है बहुत रेयरली, बहुत कम, कभी हो गया साल में एक बार, उसको बोलते हैं सेल्डम। तो अब देखिए ऑप्शन जो कह रहे हैं कि हार्डली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ये जो 3 ऑप्शन है ए, बी और डी, इन सबका मतलब होता है कभी कभार, अक्सर नहीं। और ये इसका मतलब होता है कभी कभार। पर ये फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर, बार बार किसी चीज का रिपीट करना। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हार्डली मतलब कभी नहीं, रेयरली का मतलब भी लगभग कभी नहीं, और ओकेजनली का मतलब भी कभी कभी, ओकेजन पर, और फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर होते रहना किसी चीज का। तो आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड्स दैट रोहित हेल्प्स रेघु
इन पैसिव वॉइस। कह रहा है कि आप बताओ कि आप अपने दोस्त को कैसे बताओगे कि रोहित रघु की मदद करता है। इसको पैसिव वॉइस में देखिए। अब यहाँ पे रघु जो है वो है ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट। तो जब ये सब्जेक्ट बनते हैं रघु हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी और डी में, सॉरी ऑप्शन सी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें रोहित को सब्जेक्ट बना दिया, रघु को सब्जेक्ट बनाया है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। देखिए और तो रघु इज, देखिए यहाँ पे रघु विल है पहला में, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन डी नंबर देखेंगे उसमें इज के बाद बीइंग आया है जो कि कंटिन्यूअस टेंस में होता है और यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रघु इज हेल्प बाय रोहित। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हेल्प बनाते हैं आप पैसिव है तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट में आपके साथ हो जाएगा इज या एम या आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद प्लस बाई एजेंट। बाई एजेंट यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फिलर बताना है। यहाँ पे क्या फील होगा, दे आर प्लेइंग सॉन्ग सो डैश दैट द इंटायर नेबरहुड इज डिस्टर्ब। तो साउंड वे लोग गाना काफी तेज बजा रहे थे जिसके कारण पूरा नेबरहुड डिस्टर्ब हो गया। लॉर्ड का मतलब होता है भगवान का रूप, वो पर्सन जो लोगों के लिए पूजनीय हो, लॉर्ड। लाउड लॉर्ड। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन सी और डी है। लाउड का मतलब होता है तेज आवाज, लाउड का मतलब कहते हैं तेज आवाज, और इस लाउड का मतलब है प्रशंसा करना, प्रेज। ठीक है, इनमें फर्क है तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। दे आर प्लेइंग सॉन्ग्स सो लाउड, ये लोग इतना तेज गाना बजा रहे थे कि पूरा नेबरहुड डिस्टर्ब है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। 17वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है इस सेंटेंस को। द कार्ड्स वेयर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाई हर टू हर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे बाई एजेंट जो है, बाई हर, वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हर का हर आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हर का सी। देखिए यहाँ पे हर फ्रेंड्स, द कार्ड्स, हर कार्ड्स, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हर का सब्जेक्टिव। सी वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग द कार्ड्स टू हर फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम बताना है आपको और ये वर्ड है डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब है अपमान, कलंक, लांछन और बेइज्जती, डिसरेस्पेक्ट। ही ब्राउट डिसग्रेस टू हिज फैमिली बाय बीइंग इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज। तो उसने परिवार के नाम को कलंकित किया है गलत एक्टिविटी में शामिल होकर के, यानी वो गलत काम करता है जिसकी वजह से उसके परिवार का नाम खराब हो रहा है। तो डिसग्रेस का आपको एंटोनिम बताना है। देखिए अपमान है तो अपमान के बदले क्या होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, प्रतिष्ठा, सम्मान। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर ऑनर, यानी सम्मान, इज्जत। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। सस्पिशन का मतलब है संदेह, डाउट। सेम का मतलब होता है, सिनोनिम हो जाएगा, सेम का मतलब होता है शर्मिंदगी। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, असहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है अलगाव। जैसे कि मान के चलिए यहाँ से रे आ रही हैं किरणें और ये अलग अलग दिशा में फिर ये बढ़ गई, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। और क्या आता है, एक अलग अलग दिशाओं से किरणें आके और एक पॉइंट पे मिल रही हैं तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस का मतलब है अलग होना और कन्वर्जेंस का मतलब एकत्रित होना, इकट्ठा होना, एक जगह मिलना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। डाइवर्जेंस का मतलब होता है मूविंग अवे फ्रॉम अनदर, एक दूसरे से अलग होना।
मूविंग अवे, कन्वर्जेंस यानी कम टुगेदर, एक साथ आना। रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन, किसी चीज को बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है, या किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की क्षमता, या बोल सकते हैं बीइंग एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टी, कठिनाइयों से उबर कर बाहर आना, रेजिलियंस उसको बोलेंगे। एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टी, ठीक है। अब अगला है आपका ट्रांजिएंस। ट्रांजिएंस का मतलब है क्षण भंगुरता, किसी चीज का पल भर में खत्म हो जाने की जो क्रिया है, ज्यादा देर तक नहीं टिकना, नॉट लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो, कोई चीज जल्दी टूट फूट जाता हो, बीइंग टेम्पररी, नॉट लास्टिंग बोल सकते हैं। इसका हो जाएगा आपका नॉट लास्टिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 आपको कह रहा है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ओह, 20 नंबर का यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो गलती हो गया है। चलिए कोई नहीं, इसमें आप ये वन वर्ड था, यहाँ पे 20 नंबर ये गलत है। आपको वन वर्ड बताना था, वो पर्सन जो जरूरतमंद की, जो 20 नंबर क्वेश्चन इसमें गलत टाइप हो गया था। इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना था, और बताना था इस अ पर्सन who helps needy people or gives sympathy to needy people, a person who helps and gives sympathy a person who helps and gives sympathy to needy people, वो व्यक्ति जो जरूरतमंद की मदद करता है, उन्हें संपत्ति देता है, यानी ढांढस बंधाता है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? उस पर्सन को हम बोलते हैं समैरिटन। या वो व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति की मदद करता है, चाहे वो उसे जानता हो नहीं जानता हो, जरूरत पर अगर किसी को भी कोई मदद करता है, उसे बोलते हैं गुड समैरिटन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। प्रीचर का मतलब उपदेशक, जो धर्मगुरु रिलीजियस उपदेश देते हैं, धार्मिक उपदेश जो देते हैं उसे बोलते हैं प्रीचर। मोरलिस्ट नैतिकतावादी, वो व्यक्ति जो नैतिकतावादी का वकालत करता है, एडवोकेट करता है, नैतिकतावादी को ज्यादा बढ़ावा देता है, उसे मोरलिस्ट बोलते हैं। पार्टनर यानी याचक, जो पार्डन का मतलब क्षमा मांगना होता है, पार्टनर यानी जो क्षमा मांग रहा हो, उसे बोलते हैं याचक। चलिए 21 से 25 तक आपका कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें आपको क्लोज टेस्ट बनाना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। द मसाइज लिव इन डैश वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। मसाइज, आप एक बार क्या करेंगे कि इस पूरे क्लोज टेस्ट को बिना फिल किए हुए पढ़ लीजिए। ये मसाई जनजाति के बारे में है, जो केन्या तंजानिया में रहते हैं। ठीक है, और उनकी एक्टिविटीज क्या है, वो किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं, उसके बारे में। तो मसाइज लिव इन डैश वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो मसाई लिव इन अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका होगा, क्योंकि उस पार्ट का ऑलरेडी पहले जिक्र हुआ नहीं है, पहली बार यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज होगा।
सम वेरी ब्यूटीफुल पार्ट्स, अगर सम होता तो यहाँ पे पार्ट्स हो जाता, देयर का कोई सेंस नहीं बनता, और दैट अगर आप कहते हैं तो दैट तब लाते हैं जब ये ऑलरेडी उस पार्ट का अगर पहले सेंटेंस में जिक्र हो गया हो, जबकि तो स्टार्टिंग ही है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर फिलर पे चलते हैं। The Maasai live in a very beautiful part of Africa. They live on the wide plains in southern and northern Kenya and northern Tanzania. कह रहा है कि वे लोग रहते हैं वाइड प्लेन, विस्तृत मैदान पर, जो साउथ एंड नॉर्थ केनिया एंड नॉर्थ तंजानिया में फैला हुआ है। दक्षिणी और उत्तरी केनिया और नॉर्थ तंजानिया में फैले मैदान में लोग रहते हैं। द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेज एंड रॉकी हिल्स। कह रहा है जो एरिया है डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड, पूरे ग्रास लैंड यानी चारों तरफ से घास के मैदान है, ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेज एंड रॉकी हिल्स, जिसपे आप कटीली झाड़ियाँ और रॉकी छोटे मोटे पहाड़ आपको मिलेंगे, पहाड़ियाँ हिल्स मिलेंगी। तो कह रहा है कि यहाँ पे द एरिया डैश सराउंड्स ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड की मेजर्स कंसीडर्स कंसिस्ट। देखिए यहाँ पे कंसीडर का मतलब है समझना, तो इसका कोई सेंस बन नहीं रहा, तो सी आपका गलत हो जाएगा। सराउंड्स का मतलब देखिए चारों तरफ से घेरना होता है, तो अगर हम बात करते हैं कि ये जिस जगह पे रहते हैं वो चारों तरफ घास से घिरा हुआ है और वहां पे घास नहीं जहां पे रह रहे हैं, ऐसा नहीं है, घास वहां पर भी है जहां पर ये लोग हैं। तो सराउंड्स हो सकता था पर ऐसा होगा नहीं, उससे बेस्ट रहेगा आपका कंसिस्ट, ऑप्शन डी। कंसिस्ट का मतलब है घास, कंसिस्ट का मतलब चीजों को शामिल करना, से बना होना। कंसिस्ट ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड, वो जो एरिया है वो घास के मैदान से बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, से बना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की बात करते हैं। The people move from one place to another according to plants dash which their cattle can graze. People move from one place to another place. लोग जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं according to plants dash which their cattle can graze. According to plants by with a at या on, तो ऑन ग्रेज होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लांट्स ऑन विच देयर कैटल कैन ग्रेज, ऑप्शन ए हो जाएगा। लोग इसलिए यहाँ वहां जाते हैं ताकि उनके जो पशु हैं वो घास खा सके, ग्रेज ऑन। They have no permanent home when they want to settle in a place for some time. उनके पास उनका कोई परमानेंट हमेशा के लिए घर नहीं होता है, जैसे हमारे पास घर है। जब वे लोग चाहते हैं कि हम किसी जगह रुके कुछ समय के लिए, दे बिल्ड ए काइंड ऑफ कैंप कॉल्ड ए मनियटा, तो वे एक प्रकार का कैंप बनाते हैं और where a few families live for a dash weeks or months, जहाँ पे थोड़े बहुत फैमिली जो है कुछ महीनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए वहाँ पे रुकती हैं। तो आप 24 में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, चलिए देखते हैं। लिटिल सिग्निफिकेंट लिस्ट फ्यू, तो यहाँ पे लिस्ट पहले लिटिल की बात करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन जो है लिटिल आपका नहीं आएगा क्योंकि मंथ्स और वीक्स हम काउंट कर सकते हैं। ए लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो लिटिल का यूज वहाँ होता है जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हो, जबकि वीक्स और मंथ्स हम काउंट कर सकते हैं, तो लिटिल आपका नहीं होगा। अ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, कोई चीज के लिए अ लिटिल यूज होता है, और लिटिल न के बराबर, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और द लिटिल मतलब जो भी है, जो भी थोड़ा बहुत है, सबके लिए यूज होता है द लिटिल, ठीक है। और फ्यू और फ्यू, द फ्यू, सेम चीज है।
फ्यू न बिल्कुल न के बराबर पर काउंटेबल चीज, और ए फ्यू का मतलब होता है थोड़े बहुत, मतलब एक थोड़ा बहुत अमाउंट में, और द फ्यू मतलब जो कुछ भी था सब कुछ। तब पे फॉर अ फ्यू वीक्स यानी थोड़े बहुत, वीक्स के लिए वो लोग या मंथ के लिए वहां पे रुकते हैं, तो यहाँ पे फ्यू हो जाएगा। सिग्निफिकेंट का मतलब पर्याप्त होता है, महत्वपूर्ण होता है। लिस्ट का मतलब बिल्कुल कम, सबसे मिनिमम, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट है, आगे पढ़ते हैं। देन दे मूव ऑन अगेन टेकिंग देयर फ्यू डैश विद देम एंड बर्निंग द ओल्ड मैनेटर टू द ग्राउंड। तब वे फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका काम है एक जगह वो रुकते नहीं, तो फिर से आगे बढ़ते हैं और दूसरे जगह जाते हैं। टेकिंग देयर फ्यू डैश विद देम, अपने साथ क्या लेके जाएंगे? अब वो अपना सामान लेके जाएंगे, बिलोंगिंग्स, वस्तुएं लेके जाएंगे, और अपना जो मनेटा था उसको जलाकर दूसरे जगह चले जाते हैं, उसको जला देते हैं। तो बिलोंगिंग्स का मतलब सामान होता है, आपका पर्सनल चीजें होती हैं। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिलोंगिंग्स। इनहिबिशंस का मतलब क्या होता है? इनहिबिशंस का मतलब होता है आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। इंटर इंट्रोस्पेक्शन होता है, यानी आत्म मंथन। एक्सपीरियंसेस अनुभव, एंटिक्स का मतलब है पुरानी वस्तुएं, ओल्डर मोर रेयर ऑब्जेक्ट, ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, पुरानी वस्तुएं, एंटिक यानी हिस्टोरिक चीजें, उसको बोलते हैं एंटिक। तो चलिए आज का सेशन खत्म, मिलते हैं कल फिर से, तब तक पढ़ते रहिए।